हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश 101 वीडियो में। आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 7 की पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। लिखा है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। कौन सी प्लेट? स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना। स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हें ही स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये सब प्लेटें हैं, ये विभाजित हैं, कई कई भागों में विभाजित है, इसे स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक बल, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर जो बल उत्पन्न होता है, ये जो पृथ्वी है आपकी, इसके अंदर जो बल होता है उसे आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है मोड़दार पर्वत के बारे में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक है, उसके नीचे एरो लिखा है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है उसके नीचे एरो, तब दाब की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाता है और मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब उसके नीचे एरो लगा के, एरो का मतलब इसलिए लिख दिया, आपको एरो नहीं लगाना है, उसको यहाँ से लिखना है। तब दाब की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाती है और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। समझ लो थोड़ा सा। इसमें लिखा है दो प्लेट, जैसे एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक, दो प्लेटें हैं। ठीक, अब जब ये दूसरे के करीब आएंगी आमने सामने से, तो क्या होगा, इन दोनों पर दाब पड़ेगा और दाब पड़ने पर ये धरातल की ओर मुड़ जाएगी। ये मुड़ेगी यानी उठेगी, और जब उठ जाएगी तो मोड़दार पर्वत का निर्माण, मोड़दार, ये हमारा मोड़दार पर्वत बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगी, ये धरातल के नीचे जाएगी और ये धरातल के ऊपर उठेगा, ये मोड़दार पर्वत बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण को स्पष्ट करिए। ज्वालामुखी, वैसे तो यहाँ पे आप लिख देना ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके लक्षण बताते हैं। ये देखिए, पहला ज्वालामुखी सक्रिय लिखा है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। इसमें लिखना सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इसमें मुख्य से लार्वा हमेशा निकलता रहता है, मतलब मुख से लार्वा निकलता रहता है। इटली का एटना स्ट्रोम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, पहले 3 होते हैं निम्न लिख देना, फिर सक्रिय ज्वालामुखी लिखना और उसका ये। ठीक है, अब सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम हो जाता है, कभी कभार होता है, तो उसे ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजी यामा और इटली का विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा, तीसरा लिख देना शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में से कभी कदार उद्गार हुआ था। ठीक है, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो गया है। इसमें मुख्य क्रेटर में पानी भर जाता है, वो क्रेटर झील बन जाती है। उसके उदाहरण लिख देना, उदाहरण के तौर पे लिख देना म्यांमार का
पोम्पो और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर। अब समझ लो थोड़ा फटाफट। देखो, एक तो ज्वालामुखी होता है एक्टिव होता है, हर समय एक्टिव होता है, जैसे ज्वालामुखी है ये एक्टिव हर समय इसमें से निकलता रहता है, ठीक। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी में आ गया, लार्वा निकलता रहता है। एक ज्वालामुखी में क्या होता है कि ये कभी कदार फटता है, ये थोड़ा नीचे धरातल के रूप में कहीं कहीं फैल जाता है, तो वही जो बचा बचा रहता है वही वही निकलता रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया, सुषुप्त, और ये हो गया सक्रिय, ठीक। अब देखो ये सुषुप्त है, ये सक्रिय हो गया। अब इसमें देख लो क्या होता, इसमें क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी होता है इसके अंदर से लार्वा निकल गया है ना, इसके अंदर का लार्वा तो निकल जाता है। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा इसके अंदर, ये देखो पानी भर गया और ये शांत पड़ गया। पानी भर जाएगा तो लार्वा कहाँ से बनेगा, और ये शांत हो गया। अब जब शांत हो गया तो इसे ही क्या कह दिया गया, क्रेटर। इसके देखो लिख नहीं गया कि पदार्थ, इसके लिखा इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भर जाता है, ठीक है। तो वही ज्वालामुखी हो गया, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। लिखा है ज्वालामुखी से मनुष्य में होने वाली लाभ और हानियाँ क्या हैं। ज्वालामुखी से मनुष्य को क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, देख लो क्या लिखा है। देखो ज्वालामुखी से लाभ लिखा है, लिखा है लाभ, पहले ज्वालामुखी से लाभ लिखना। लार्वा से बनी काली मिट्टी से गन्ना और कपास की फसलें अच्छी पैदा होती है। मतलब कहने का मतलब उसके अंदर से ज्वालामुखी जो निकलता है उसमें मिट्टी जो होती है वो गन्ने और कपास की खेती के लिए बहुत उत्दायक होती है, लाभदायक होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ लौह ऊपर जाते हैं। मतलब खनिज पदार्थ में लोहा ही के अलावा सोना चांदी भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। तो ये चीज़ आ जाता है। उसके बाद लिखा है ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिससे गंधक घुला होता है और चर्म रोग। कहने का मतलब है कि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में जो गर्म क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्र का मतलब जैसे कोई पानी में मिल गया है तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इसमें गंधक होती है, मिल जाती है। जो चर्म रोग नहीं होते, जो चमड़ी मतलब जो स्किन प्रॉब्लम होती है ना, उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके लिखा अधिक तापमान वाली भाप को संचेत करके भूतापीय बिजली का निर्माण। मतलब ज़्यादा गर्म रहता है, देखो ज्वालामुखी आग की तरह फैला होता है ना, ये देखो आग की तरह है ना, तो इससे क्या होता है, इससे तुम भूतापीय बिजली इकट्ठा की बिजली भी बन जाती है। क्रेटर झील के बने, देखो जब क्रेटर, अभी तुमको मैंने बताया था ना, ये देखो ये क्रेटर बन जाता है ऐसे करके, इसके अंदर झील बन गई तुम्हारी है। इसको पर्यटक देखने आए, कैसे ज्वालामुखी हुआ था, एमपी में है ये चीज़, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर पर्यटक आते हैं, देखते हैं ज्वालामुखी कैसे निकला है, क्या होता है, ये सब चीज़ें ना। उसके बाद लिखा है हानिकारक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लार्वा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। अरे भाई कितनी ज़्यादा हानि होती है, जो जीव जंतु होते हैं उसी के नीचे दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में भूकंप आ जाते हैं। अब जैसे कहीं पर एक जगह ज्वालामुखी आएगा, एक जगह ज्वालामुखी आया, जैसे मान लो भारत है, अमेरिका में ज्वालामुखी आ गया या कहीं पर भी आ गया, तो जब ज्वालामुखी ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, केंद्र की तरह ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इसके पहचान होती है, यहाँ पर कंपन होने लगता है, हिलने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती है ना। देखो देखो ये देखो ज्वालामुखी, अगर इसे पृथ्वी है, यहाँ पर कहीं ज्वालामुखी आया तो यहाँ तक इसका एहसास मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है लार्वा प्रभाव। लिखा है कि लार्वा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक की खेती मकान नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसे बहुत से खेत खलिहान यहाँ होंगे, फसलें लगी होंगी, जब लार्वा निकले, गरम लार्वा होता है तो पूरे खेत पर आएगा तो सब खेत जल जाएंगे, सब ये सब हो जाएगा, तो ये भी तो नुकसान होता है ना। उसके बाद क्या है, लिखा है समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है और बटवाल कहा जाता है, इससे मछलियाँ मर। अब देखो कोई ज्वालामुखी है, अगर उस गरम एकदम खौलता हुआ समुद्र में जाएगा तो मछलियाँ क्या होंगी, उबल जाएंगी एकदम, हैं, तो वो भी मर जाएंगी, ये भी हानि होती है। उसके बाद लिखा है कि ज्वालामुखी उद्गार से कई जहरीली गैसें निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। हाँ भाई ये भी बात है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना, देखो ज़्यादा याद कर लेना, और जितना यह जैसे तुम 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद करना तो 3-4 पॉइंट तो याद ही रह जाएंगे। उसके बाद लिखा है भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में क्या अंतर है। अच्छा, उद्गम और अधिकेंद्र का मतलब समझ लो क्या होता है।
ये आपका लिखा है अधिकेंद्र और उद्गम। ये देखो, एक एक चीज किताब से ध्यान से पढ़ना। लिखा है पृथ्वी के अंदर जहां पर कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित अधिकेंद्र होता है। बात समझो, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये तो चा वाले का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब इसके थोड़ा समझ लो। जैसे पृथ्वी है, ठीक, तो यहाँ पर कोई जगह है, तो कहने का मतलब इसमें लिखा है कि जैसे ये नीचे यहाँ पर ये क्या हुआ है, तुम्हारा भूकंप आया है, तो भूकंप जहाँ पर आया है उसे क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। ये उद्गम केंद्र। और इसके ऊपर जो धरातल आ गई, जमीन आ गई है, इसे कौन सा केंद्र कहेंगे, इसे कहेंगे अधिकेंद्र। ये अधिकेंद्र, ऊपर धरातल को अधिकेंद्र और नीचे जो आता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है। देखो ऐसा हुआ था, कुछ 2-3 साल अभी हो रहे हैं, ये क्वेश्चन की जरूरत उस समय थी। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली 2 सावधानियाँ। अब ये सावधानी आपको सभी को पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए। ठीक है, चाहे याद, देखो एक तो ये होता सब्जेक्ट की वजह से याद करना है, मगर ये आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये जीवन में भी कभी भी किसी भी वक्त आपको हेल्प कर सकता है। देखो लिखा भूकंप आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जा सकती है। देखो सबसे पहले लिखा है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, पहले लिख देना कि न अपनाई जाने वाली 2 लिखा है 2 सावधानियाँ, मगर आप 2-3 और भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही लिखना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मतलब गाँव में रहते हैं, और भूकंप आ गया, तो उस समय स्कूल के तुरंत बाहर भाग जाना चाहिए खुले स्थान पर। अगर नहीं भागोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये भूकंप आया, आप इसके अंदर हो, यहाँ पर हो, अगर आप बाहर नहीं भाग गए तो क्या होगा, मकान गिर जाएगा आपके ऊपर, और यहाँ पर तो मकान होगा नहीं, तो नहीं गिरेगा। वो चीज़ हो गई। वो लिखा है, पहला उदाहरण लिख देना। ठीक, उसका लिखना है, यदि आप नगर कस्बों में या तख़त या वस्तुओं के नीचे छिप सकते हैं, जैसे कोई तख़त तो उसके नीचे छिप सकते हैं, अगर गांव में नहीं है। खिड़की, अलमारी, भारी वजन को पंखे के नीचे नहीं छिपना चाहिए। जैसे मान लो कोई सोचे कि हम पंखे के नीचे छिप जाएं, हैं, तो पंखा गिरेगा तो भी चोट लग जाएगी। उसके बाद हाँ, एक चीज़ हमको अच्छी लगी कि आपको हेलमेट पहन लेना चाहिए। अगर मान लो लिखा है, अगर बहुमंजिलीय मकान से बाहर सिर हाथ तकिए से ढक ले और अपने आसपास हेलमेट तथा उसे शीघ्र लगा लेना चाहिए, तथा लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए। जो लिफ्ट नहीं होती 1 मिनट में नीचे उतार देते, उसमें नहीं जाना चाहिए, हेलमेट को पहन लेना चाहिए। लिखा है, आप अगर खुले क्षेत्र में खड़े हैं तो तुरंत पेड़, बिजली तार वाले खंभे से दूर खड़े। देखो भैया ऐसा होता है कि जो भूकंप बिजली गिरती है, जैसे ये जो हरे पेड़ होते हैं ना, इस पर बिजली भैया बहुत तेज़ गिरती है ना, ये बिजली तेज़ गिरती है। इसके अगल बगल में नहीं खड़े होने चाहिए, उसके सहारे आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, खंभा है, मान लो ये खंभा है, यहाँ पर बिजली का तार गया है, तो खंभा भी नीचे गिर सकता है, बिजली की चपेट में आ सकता है। तो इससे भैया जब भूकंप आए या वो तूफान आता है ना, बिजली कड़कती है, तो भैया उसके पास नहीं खड़े होना है, आपको दूर खड़े होना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए और जानना है। लिखा है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और तुरंत फ्लाईओवर और पावर लाइन या बोर्ड जो नहीं छपे होते, खूब बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, या फ्लाईओवर यहाँ से जो गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऐसे पिलर बने होते हैं, है ना, तो इसके नीचे नहीं खड़े हो, दाएं बाएं हो जाओ। ठीक है, अब जैसे बिजली के तार गए, इसके नीचे नहीं खड़े हो भैया, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मगर कभी कभी बहुत काम की होती है। जैसे हेलमेट है, हेलमेट आप रोज़ लगाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि उस हेलमेट की कीमत आपको पता चल जाएगी। इसलिए हेलमेट लगा के ही निकला करो। ठीक, जो व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे इसमें लिखा है सही जोड़े बनाने हैं। सही जोड़े में क्या लिखा है, एटना। अब एटना का क्या है, 1 नंबर इटली। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ताप्ती नदी कहाँ पर है, ताप्ती नदी भ्रंश रॉकी वलित पर्वत। लिखा है ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं, रिफ्ट क्रेटर। देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, ज्वालामुखी के छिद्र को क्रेटर कहते हैं, रिफ्ट। ये देखो क्रेटर या रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा कि ज्वालामुखी रिफ्ट या क्रेटर कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। उसके लिखा है अधिकतम भूकंप कहाँ पर आता है, महासागर के कौन से, तो आता है प्रशांत। अब प्रशांत कहाँ है, तो ये भी देख लेना। देखो मैंने कहीं
निशान लगा रखे हैं, 90% तक उसमें आता है प्रशांत महासागर। ये देखो ये 80%, ये देखो प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के 80% भूकंप आते हैं ना, क्योंकि प्रशांत महासागर ज़्यादा फैला भी तो हुआ है। उसके बाद है स्थल मंडल, प्लेटें कौन सी दुर्बल मंडल कहलाती है, तैरती रहती है। लिखा है मैग्मा जब धरातल पर फैलता, लिखा है मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो वो उसे क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। बात समझो, ये है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो बना होता है ये मैग्मा होता है, ठीक। अब मैग्मा क्या होगा, जब बाहर निकलेगा ये ऐसे ऐसे जम जाता है, काला काला लावा, ठीक। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी तरीके याद कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन मैंने बताया था नहीं कि स्थल मंडलीय प्लेटों पर क्या पर तैरती रहती है। ये देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, प्लेटें दुर्बल मंडल पर बहुत ही धीमे गति से तैरती रहती हैं, ठीक है, दुर्बल। अच्छा, एक थोड़ा सा चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ उस चैप्टर के बारे में। ऐसा था बेटा, देखो यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि ये चित्र और आज की चित्र से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। देखो जैसे ये चित्र है और यहाँ से चित्र से देख लेना कि जो प्लेटें थी, ये देखो यहाँ पर प्लेटें क्या थी, अलग अलग थी, है ना। कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए, ये देखो इधर इसके थ्रू थोड़ा देख लो, थोड़ी बड़ी चीज़ देखो, ये प्लेटें देख रहे हो सब चिपकी चिपकी, अफ्रीका, ये देखो कैसे कैसे 2000 वर्ष पहले हम लोग का किस तरह हिसाब से थी, ठीक है। ये देखो अफ्रीका कहाँ है, इस तरह का अफ्रीका कहाँ है, उस तरह सब बदलता चला गया। ये प्लेटें आपस में हिलती रहती हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर होती रहती है, दूर दूर ऐसा होता है, ये पता नहीं चलता है हमको ना, मगर ये होती रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो जैसे ये एकदम चिपकी चिपकी थी, फिर देखो दूर होती चली गई ना, तो प्लेटें खिसक रही हैं, आपको दिख नहीं रहा मगर ये खिसक रही हैं, ये बहुत दिन बाद दिखाई पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगला आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये धरातल के रूप बदलने वाले वाहक कारक, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।